इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं अभी हम लोग, एक नोमेनक्लेचर और दूसरा उसी का रिवर्स का फॉर्मुलेशन। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये नया टर्म नहीं है, ये आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े आइसोमर्स के बारे में, तो टर्म बिल्कुल वही है, एग्जाम्पल्स थोड़ा सा डिफर कर जाएगा और कुछ एक टाइप जो डिफर करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही पर ध्यान देना होगा। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आप एक कॉम्प्लेक्स यहां लेके CO NH3 H2O Cl3 and CO NH3 Cl Cl2 डॉट H2। अब इन दोनों कंपाउंड्स को गौर से देखना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आइसोमर्स है। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स क्या होगा वो आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये दोनों आइसोमर्स होगा या नहीं होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स यही गलती करता है, वो देखता नहीं है कि ये कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तभी वो आइसोमर्स बनाएंगे और तभी फिर उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो चेक करते हैं कि करके कोबाल्ट दोनों में सेंट्रल मेटल सेम है। अमाइन 5 लिगेंड्स ये भी कॉमन है। वाटर 1 मॉलिक्यूल है, वाटर 1 मॉलिक्यूल है। क्लोरीन 3 मॉलिक्यूल्स है, यहां भी क्लोरीन का 2 and 1 3 मॉलिक्यूल्स है, यानी कि दोनों में सारे कंस्टिट्यूएंट सेम है, यानी इनका और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसका मतलब अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। अब इसके बाद अब आगे का काम रहा कि इनका एक कौन सा आइसोमर्स बन सकता है। तो आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम होना जरूरी है। तो फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज डिफर करेगा। कहां डिफर करेगा वो आगे बात करेंगे। अब अभी आपको हम आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बताएं। अब आइसोमेरिज्म के टाइप पर आते हैं। आइसोमेरिज्म का स्पेशली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का, हालांकि कुछ एक पार्ट देखोगे आप तो ऑर्गेनिक में है, बिल्कुल वो कॉमन ही नजर आएगा। जैसे मेन दो तरह का हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आप क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करो, वहां पर भी बताया गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप डिफर कर रहा था। ऑर्गेनिक में था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉपोमेरिज्म, जबकि यहां पर ये अलग अलग आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कहने का मतलब उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स का नंबर दोनों में समान हो, तो आइसोमर्स का तो पहला ही कंडीशन वही है। बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तब क्लियर होगा, यानी कि उसके लिखने का तरीका दोनों में अलग अलग हो, स्ट्रक्चर अलग अलग अगर बन रहे हो तो उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसके चारों आइसोमेरिज्म को एक एक करके एग्जांपल के साथ अब हम लोग यहाँ पर
आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 4 टाइप्स: आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका डेफिनेशन बताता है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर ड्यू टू डिफरेंट काउंटर आयन, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स को अगर कंपेयर करते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है लेकिन अगर काउंटर आयन डिफर कर रहा है तब उन्हें हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। जैसे पहले इन दोनों को फिर से पहला काम है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं, वो हम लोग मैच कर लेते हैं। देखते हैं Fe H2O5 H2O5 Cl1 Br1 यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कौन लिगेंड है, काउंटर आयन, इससे मतलब नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब इन दोनों को अगर गौर से देखोगे फार्मूला को, तो यहां पर काउंटर आयन Br है और यहां काउंटर आयन Cl है। यानी अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये आयनाइज होकर Br- का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि काउंटर आयन आयनाइजेबल होता है, ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी नॉन आयनाइजेबल होता है। फर्स्ट क्लास को याद कीजिए, जबकि ये दूसरा कॉम्प्लेक्स आयनाइज होकर Cl- का फॉर्मेशन करता है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन काउंटर आयन अलग अलग है। दोनों एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहे जाएंगे। यानी आयोनाइजेशन आइसोमर्स में काउंटर आयन डिफर करेगा एक दूसरे से, अलग अलग आयंस का फॉर्मेशन होगा। दूसरे में हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट वाटर के लिए सेंस निकलता है। वाटर के बारे में जानो, H2O अगर कोऑर्डिनेशन इंटिटी के अंदर में है तो ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको मोनोडेंटेट लिगेंड में रखते हैं। और सिंपल सा बात, अगर H2O कोऑर्डिनेशन इंटिटी के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तब वो लिगेंड के रूप में काम करेगा। और अगर ये H2O स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में है तो इसी केमिकली ज्वाइंट वाटर मॉलिक्यूल को वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। कई हाइड्रेटेड साल्ट को आप याद करो, ब्लू विट्रियोल, फार्मूला क्या लिखते थे हम लोग, CuSO4.5H2O। तो अब यहां पर ये जो 5H2O लिखते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनको भी मिलाओगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। एक बार चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट 1 H2O5 and 1 6 H2O4 and 2 6 क्लोरीन 2 and 1 3 क्लोरीन 2 and 1 3, दोनों सेम है। अब देखो यहां पर भी आयोनाइज होकर ये Cl- देगा, ये भी Cl- देगा। H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये आयोनाइज नहीं करेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, वो वाटर का पार्ट हो जाता है, सॉल्वेंट का पार्ट हो जाता है। अब इन दोनों को अगर देखेंगे तो डिफरेंस कहां पर है, H2O का नंबर, यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 मोल है, यहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का 2 मोल है। यहां 5H2O लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं, यहां 4H2O लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं। अब दोनों को मिलाओ, अगर काउंटर आयन अलग अलग, दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दोनों में अगर H2O का नंबर डिफर कर रहा है एज लिगेंड एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब उन्हें हम लोग हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। और अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट, एम्बिडेंटेट लिगेंड का लिस्ट दिए थे आपको, बताए थे कि मोनोडेंटेट लिगेंड में कुछ एक लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम। आप में से कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर क्या सारे के सारे मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट होंगे? इसका मतलब आप सुने नहीं डेफिनेशन। द मोनोडेंटेट लिगेंड व्हिच हैज 2 डोनर एटम, और इसमें लिमिटेड था जो आपको बताया कि NO2 और ONO, CN और NC, फिर आया था आपका NCS और SCN, थायोसाइनेट और साइनेट। तो ये सभी एम्बिडेंटेट लिगेंड में आते हैं। जैसे यहां देखो, इन दोनों का अगर हम लोग गौर से देखें तो कहां पर डिफर कर रहा है,
काउंटर आयन यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है, यानी कि आयनाइजेशन आइसोमर नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर और अंदर है ही नहीं है, H2 सॉल्वेट आइसोमर नहीं होगा। तो डिफरेंस कहां पर है? इस जगह पर। यहां देखो CN है और इस जगह पर क्या है? NC। तो CN लिखने का मतलब ये हुआ कि इस लिगेंड का कार्बन क्रोमियम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस NC में नाइट्रोजन क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर लिंकेज आइसोमर एम्बिडिक्टेट लिगेंड प्रेजेंट हो तो लिंकेज आइसोमर का फॉर्मेशन हो सकता है अगर डिफर कर जाए। अगर यहां भी CN होता, यहां भी CN होता, तब तो आइसोमर बनते ही नहीं। आइसोमर्स बनने के लिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ डिफर कर रहा है दोनों के बीच का लिंकेज। यहाँ कार्बन के साथ में लिंकेज आ रहा है और यहाँ नाइट्रोजन के साथ में लिंकेज आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमरिज्म के एग्जाम्पल में आएंगे। ये 3 टाइप्स हो, इसके बाद फिर फोर्थ बताते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के फोर्थ टाइप यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पर आते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगे, यानी कि कैटायनिक और अनायनिक। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो आप, NiH2O4 PtCl4 नेम भी पढ़े हैं लोग। ये कैटायनिक जैसा ट्रीट होता है, ये अनायनिक जैसा ट्रीट होता है। इसका नेमिंग अगर करेंगे तो यहाँ टेट्रा एक्वा निकेल 2 आएगा और इस वाले पार्ट का टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट आएगा, क्योंकि ये पार्ट कैटायनिक है इसलिए निकेल और ये अनायनिक है तो प्लैटिनेट हो गया। खैर यहाँ हम लोग बात करते हैं कि वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2-2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी हों। यहाँ देख रहे हैं कि 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैं और इनको आप गौर से देखो। पहले चेक कर लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। निकेल निकेल प्लैटिनम प्लैटिनम H2O4 H2O4 Cl4 Cl4। मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कॉम्प्लेक्स का सेम है। अब दोनों में देखो डिफरेंस कहां पर है। यहां पर निकेल H2O के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें निकेल Cl के साथ जुड़ा हुआ है। यहां प्लैटिनम Cl के साथ जुड़ा है, यहां प्लैटिनम H2O के साथ जुड़ा है। तो अगर लिगेंड और मेटल के बीच में एक्सचेंज हो दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में, तब वैसे आइसोमरिज्म को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म करते हैं। कई बार में स्टूडेंट लिखने में कहां एग्जांपल में गलती कर देता है। जैसे इसको यहां पर H2O को इधर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर आप आगे में NiCl4 रखते हो तो इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोरीन का -4, तो यहाँ -2 आ जाएगा। जबकि रूल के अनुसार से जब भी फार्मूला लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट कैटायनिक होगा और सेकंड पार्ट अनायनिक। इस वाले केस में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि H2O 0 होगा तो प्लैटिनम के ऊपर में +2 आ जाएगा। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ -4 तो यहाँ -2, ये +2 और ये -2 हो गया। यानी अगर 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी लाइक कंपाउंड लिखा जाता है तो फर्स्ट पार्ट कैटायनिक होंगे और सेकंड पार्ट अनायनिक होगा। और फर्स्ट वाले पार्ट में पहले का भी एग्जांपल आप देखोगे तो देखोगे कि जनरली उसमें न्यूट्रल लिगेंड होता है और सेकंड वाले पार्ट में अनायनिक लिगेंड होते हैं, तभी वो मिल करके पूरा 0 हो पाता है। तो ये 4 आइसोमर्स, चारों को फिर से एक बार याद करते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म काउंटर आयन डिफर करेगा। सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म H2O का नंबर लिगेंड और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिफर करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडिक्टेट लिगेंड प्रेजेंट होंगे और उनका सेंट्रल मेटल के साथ लिंकेज अलग अलग होगा, यानी कि वो दोनों शो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाले में भी CN हो और राइट वाले में भी CN हो तब उसको लिंकेज नहीं कहेंगे। लेफ्ट वाले में अगर CN है तो राइट वाले में NC होना चाहिए। लेफ्ट वाले में अगर NO2 है तो राइट वाले में ONO होना चाहिए, तब वो लिंकेज आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में 2-2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी होने चाहिए और दोनों के बीच में लिगेंड और मेटल का एक्सचेंज हो, तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनेशन के बारे में, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपसे पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज आइसोमेरिज्म, डिफाइन दिस सुटेबल एग्जांपल। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का आपको डेफिनेशन लिखना होगा, एक एग्जांपल देना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछने का टाइप है कोई 2 कंपाउंड दे दिया, कोई 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिए और आपसे ये पूछेगा कि ये कौन सा आइसोमर शो करेगा।
तब आपको ये चारों आइसोमर्स ध्यान में रखना होगा। तीसरा टाइप बन सकता है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी आप क्वेश्चन देखते होंगे, वहां कोई एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और फिर आपसे कहेगा कि इनके आइसोमर्स का फॉर्मूला लिखिए। तो आप देखो कि यहाँ पर किसका पॉसिबिलिटी है। अगर दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेगा। अगर H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हाइड्रेट आइसोमर बनेगा। अगर काउंटर आयन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं लिगेंड और काउंटर आयन के फॉर्म में तो आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग टाइप ऑफ आइसोमरिज्म निकाल सकते हैं। तो इस आइसोमरिज्म का फर्स्ट पार्ट हम लोग सोल्व किए, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हुआ। अब आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। आप में से कई लोग इस क्वेश्चन को पूछे भी कि सर इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी देखे होंगे, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसीलिए नहीं बताया कि जब तक आयन का कंसेप्ट नहीं बनेगा तब तक ये मुश्किल है। आपके बुक में तो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है, लेकिन टीचर्स को फिर पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा पार्ट किस जगह पर समझाया जा सकता है। अब अभी समझाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्यों किस तरीके से लिखा गया। क्वेश्चन क्या है जो पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे इस कॉम्प्लेक्स में। एक तरफ इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है डिफरेंट कंपाउंड का, और दूसरे वाले पार्ट में मोल्स ऑफ AgCl यानी कि कितने AgCl के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसका नंबर दिया हुआ है। मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट डालने पर। फर्स्ट क्वेश्चन में है PdCl2 डॉट 4NH3 और यहां सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट कितना बन रहा है 2। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, फिर बाकी करके एक करके सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। एक जनरल इक्वेशन लेते हैं इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। जैसे आप भी सुने होंगे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं AgNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और यहां फॉर्मेशन होता है NaNO3 और प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। यह प्रेसिपिटेट नीचे बॉटम में बैठता है और यह रिएक्शन एक्चुअली क्लोराइड आयन के टेस्ट को कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि हाँ वहां क्लोराइड प्रेजेंट है या फिर क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है। अब इनमें अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस रहा तो कितना AgCl बनेगा, तो सिल्वर नाइट्रेट तो चूंकि एक्सेस है, Ag का अमाउंट एक्सेस है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट 11th क्लास का याद करो कि जिनका नंबर कम होगा वही डिसाइड करेगा। जैसे अगर 2 मोल NaCl रहा तो 2 AgCl बनेगा, अगर 3 मोल NaCl रहा तो 3 AgCl बनेगा। वही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई करना है। इस कंपाउंड के साथ में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया गया, यानी यहां पर इस क्वेश्चन में AgNO3 ऐड किया गया सिल्वर नाइट्रेट, तो AgCl का प्रेसिपिटेशन हो रहा है यहां पर। अब यहां से हमें इसका सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। AgCl2 बन रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल नेचर के। आयोनाइजेबल करने का मतलब वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर में प्रेजेंट है, तभी उसका रिएक्शन कराए हैं तो 2 AgCl का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां ये जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार से अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखें तो 2 AgCl का बनना, ध्यान से सुनोगे फिर से, 2 AgCl का बनना इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर ये दोनों क्लोरीन काउंटर आयन के रूप में है यानी बाहर है, यानी इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा PdNH3 और Cl2। अब अगर इनका रिएक्शन हम करा देते हैं एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ में, तो चूंकि 2 क्लोरीन है तो बाहर में जब ये आयोनाइज करेगा तो ऐसे आयोनाइज करेगा PdNH3
यहाँ 2 प्लस और 2 AgCl, यानी एक्चुअली बनेगा पहले 2Cl माइनस और इसके साथ कंबाइन करके बना लिया 2 AgCl। अब जब ये फार्मूला पता चल गया तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू लिगेंड पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 1 हो गया, इनका नंबर 4 है तो 1 into 4 इज इक्वल टू वैल्यू आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मे भी पूरी बात समझ में नहीं आया आपको, दूसरा भी एग्जाम्पल बताते हैं, वहां भी आप ध्यान से रखोगे। सेकंड वाले में थोड़ा समझाने के लिए इसको फिर से इरेज कर देते हैं। आप अपनी कॉपी में चाहो तो इसको इस तरीके से नोट कर लेना। सेकेंड एग्जाम्पल इसका दिया हुआ था NiCl2.6H2 NiCl2.6H2। यहां देखो कितना AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है 2, यहां भी 2 AgCl बन रहा है। वही कंसेप्ट 2 AgCl का बनना ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से 2 क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में, तो जब इसके 2 क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में होंगे तो बाकी का ये लिगेंड के फॉर्म में होगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स हो गया NiH2O6 और Cl2। ये दोनों क्लोरीन बाहर हो गए। दोनों क्लोरीन क्यों हो गया? क्योंकि 2 AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब ये तुमको पता चल गया कि ये कौन सा कंपाउंड है तो अब यहां पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकाल ही सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर H2 मोनोडेंटेट है तो 1 नंबर 6 है तो 1 into 6 is equal to 6। तो फर्स्ट वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4, सेकंड वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 आया। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है PtCl4.2HCl and the number of AgCl is 0। तो ये 0 कहने का मतलब है कि एक भी क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं है। तो जब एक भी क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब सब के सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में आएंगे, तो इनका फार्मूला हो जाएगा PtCl4HCl होल प्लस। और जब ये इस फॉर्म में है तो आप देखो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 into 4 प्लस HCl का 1 into 2 इट मींस 6। तो थर्ड का आंसर 6 हो जाएगा। इसको भी आप इसी तरीके से यहां नोट कर लोगे। अब इसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ में है COCl3 और कितने AgCl का फॉर्मेशन होता है 1 AgCl का। 1 AgCl का कहने का मतलब ये होगा कि 1 क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में होगा और बाकी सबका सब कहां होगा लिगेंड के फॉर्म में। तो देखो तो अब इसमें क्लोरीन कितना है 3, तो एक को बाहर कर देंगे। एक क्लोराइडो है C से शुरू होता है और ये अमाइन है A से शुरू होता है, तो जब इनका अगर आप फार्मूला लिखोगे तो इनका फार्मूला हो जाएगा CONH3 Cl2 और Cl। एक ही क्लोरीन क्यों बाहर किए? क्योंकि AgCl का फॉर्मेशन 1 हो रहा है। जब यहां बाहर कर दिए तब आपको दिख रहा होगा कि कितना इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू हो जाएगा 1 into 4 प्लस 1 into 2 इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो गया। यानी अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ वाले पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है PtCl2.2NH3 और AgCl का नंबर 0। इसका मतलब कोई भी क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं है। जब एक भी क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं है तो सबके सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में होंगे। तो इनका फार्मूला अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा
NH3 2Cl। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आ गया यहाँ पर। इसको इस तरीके से आप पहले लिख लोगे फॉर्मूला के फॉर्म में। अब फिर से एक बार यहां से रिपीट करते हैं। AgNO3 के साथ इन कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कराया गया तो AgCl के नंबर ऑफ मोल्स यहां दिए हुए हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे AgCl का जितना क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में है। तो लिगेंड का टोटल नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करता है। तो अब अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखो यहां 2AgCl है, इसका मतलब ये दोनों क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में चले जाएंगे। तो बाकी बचा हुआ कितना रह गया लिगेंड, 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 होगा। और अगर इनके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हम लोग लिखें तो इनके कंडीशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आ जाएगा PbNH3 4 और Cl2। इस वाले एग्जांपल्स में 2 क्लोरीन है, यानी कि ये दोनों का दोनों क्लोरीन जो वो काउंटर आयन के फॉर्म में होगा, तभी 2AgCl का फॉर्मेशन हुआ है। तो बाकी ये सिर्फ लिगेंड के रूप में काम करेगा। तो जब ये लिगेंड के रूप में काम करेगा तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए, 6। तो यहां 6 लिखेंगे और इनका फॉर्मूला हो जाएगा NiH2O6 और Cl2। फिर से देखो 2AgCl इसलिए बना क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर है। यहां भी 2AgCl इसलिए बना क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर है। यहां एक भी AgCl नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं होगा। जब एक भी क्लोरीन बाहर नहीं होगा तो ये सब के सब फॉर्मूले के अंदर में होंगे, यानी ये आ गया PtCl2 और HCl2। अब यहां पर देखो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 1:2 1:2, ये वैल्यू कितना हो गया, 4। इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, 1AgCl बन रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक क्लोरीन बाहर होगा। तो बाकी सब का सब कहां आएगा, अंदर, यानी कि इनका फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 4 Cl2 और Cl। मे भी अब आप लोगों में से कई लोग फिर जो पहले का कंसेप्ट नहीं ध्यान में रखे होंगे कि सर ये पहले Cl क्यों नहीं लिखे, NH3 क्यों नहीं लिखे। तो फॉर्मुलेशन याद करो, फॉर्मुलेशन में बताया गया कि इन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन इन GT द फॉर्मूला ऑफ लिगेंड शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये अमाइन है, ये क्लोराइडो है, तो अमाइन को A से शुरू हो रहा है इसलिए पहले लिखा गया, क्लोराइडो को बाद में लिखा गया। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो कितना हो गया, 4 and 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6। अब उसी तरह से इसका अगर निकालेंगे हम लोग 0, यानी कि एक भी क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं है, तो सब का सब कोऑर्डिनेशन इंटिटी के अंदर में आएगा। तो यहां ये हो गया PtNH3 2 Cl2 और कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 and 2 4। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया तो ज्योमेट्री भी आप गेस कर सकते हैं कि किस तरीके का ज्योमेट्री होगा। हम समझते हैं कि अब ये समझ में आया होगा आपको। अगर दिक्कत होगा तो एक आध बार और पलट के थोड़ा रिवाइंड करके आप वीडियो जरूर देखिएगा। ये यहाँ तक में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।